हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं भाई। क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम अपन पढ़ रहे थे। नंबर सिस्टम में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, एक्सरसाइज 1 अपन ने कंप्लीट कर ली थी। आज अपन उसके आगे की थ्योरी कंप्लीट करते हैं, फिर हम आगे की एक्सरसाइजेस पे आएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि हमारे पास एक हेडिंग है, कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। कोई भी एक फ्रैक्शन है उसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अपन डिवीज़न कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कुछ क्वेश्चंस अपन लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्ट 3/8 इनटू डेसिमल फॉर्म। क्या करना है हमें, 3/8 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। चलो वही कर लेते हैं अपन। तो अगर हमारे पास 3/8 है तो 3/8 तो ये कितना है, 8 3 जा 24 + 1 25/8। तो ये हमारे पास क्या है, 25/8 है। अब अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ गया 25 और मैंने इसे 8 से किया डिवाइड, तो 8 3 जा हमारे पास हो गया 24 और रिमाइंडर हमारे पास आ गया 1। तो हमने क्या किया, इस 25 को मैंने 25.000 कितने भी इनफाइनाइट जीरो अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया, मैंने ये ज़ीरो नीचे उतारा। अब जहाँ से ही मैंने ये ज़ीरो नीचे उतारा है तो बेसिकली मैं डेसिमल क्रॉस करके डेसिमल पार्ट में इसका पहुँच गया हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम डेसिमल पार्ट में पहुँचूंगा तो मुझे यहाँ भी डेसिमल लगाना पड़ेगा। यहाँ मैंने डेसिमल लगाया, अब 8 बन जा हमारे पास कितना आ गया 8। जब ट्रेड किया तो आ गया 2। फिर अगला ज़ीरो नीचे उतरा मार्केट में तो 8 2 जा हमारे पास कितना हो गया 16, हो गया 4। अगला ज़ीरो उतरा मार्केट में तो 8 5 जा हमारे पास कितना हो गया 40, रिमाइंडर आ गया 0। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3.125। दिस इज़ द आंसर। तो नोट कर लीजिए, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1। हाँ भाई, इसके बाद हमारे पास है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1.52525252, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 52525252 रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाते हैं, जीरो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल कहलाते हैं इनका एंड पॉइंट अपन पकड़ सकें, पता हो वो नहीं पकड़ सकें वो। भाई हमें पता है कि जिसका एंड पॉइंट होगा इसका एंड पॉइंट तो 2 होगा, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब हम उसका एंड पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये रिपीटिंग भी है, 525252 रिपीट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 1.52525252 को लिखने का जो तरीका हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, 1.52 का बार। जो चीज़ रिपीट होगी उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा होता 3.29633333333 इनफाइनाइट टाइम्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है। अच्छा, ये क्या रिपीटिंग है, बिल्कुल है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। दूसरी चीज़, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका एंड पॉइंट अपन पकड़ सकें, पता हो वो नहीं पकड़ सकें वो। तो इसका एंड पॉइंट हमें पता तो है कि 3 होगा, लेकिन अपन पकड़ नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट चल रहा है और इनफाइनाइट को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 हाँ भाई। इसके बाद हमारे पास है रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1.52525252, हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 52525252 रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या कहलाते हैं, जीरो लेक्चर में मैंने आपको बताया था। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल कहलाते हैं इनका एंड पॉइंट अपन पकड़ सकें, पता हो वो नहीं पकड़ सकें वो। भाई हमें पता है कि जिसका एंड पॉइंट होगा इसका एंड पॉइंट तो 2 होगा, लेकिन उसको हम पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब हम उसका एंड पॉइंट नहीं पकड़ पाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये रिपीटिंग भी है, 525252 रिपीट हो रहा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो 1.525252 को लिखने का जो तरीका हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, 1.52 का बार। जो चीज़ रिपीट होगी उसके ऊपर अपन बार लगा देंगे। फिर दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा लिखा होता 3.29633333333 इनफाइनाइट टाइम्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे केवल ये वाला पार्ट रिपीट हो रहा है।
अच्छा ये क्या रिपीटिंग है? बिल्कुल है, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। दूसरी चीज़, क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? तो टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब जिसका एंड पॉइंट अपन पकड़ सकें, पता हो वो नहीं, पकड़ सकें वो। तो इसका एंड पॉइंट हमें पता तो है कि 3 होगा, लेकिन अपन पकड़ नहीं सकते क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट चल रहा है और इनफाइनाइट को कोई पकड़ नहीं सकता। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3.2963 का बार। सही है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर हमारे पास ऐसा है 9.3125252525 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखो जरा, यहाँ पे 3 1 तक तो ठीक था, फिर ये 25 25 25 25 25 इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो अगर ये अपन देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 9.3125 का बार, और ये भी हमारे पास रिपीटिंग भी है और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी है। तो ये हमारे पास इस तरीके से होता है। अच्छा, अपन ने पढ़ा था कि रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स होते हैं। ओनली नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स आर इर्रेशनल नंबर्स और ऑल रिमेनिंग डेसिमल्स आर रैशनल नंबर्स। तो ये एक रैशनल नंबर होगा। तो अगला हमारे पास जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो हमारे पास रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, मतलब जो बार वाले क्वेश्चंस होंगे, इनको अपन रैशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनको अपन फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए। अगला हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसमें लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहलाती है? बहुत ही आसान है भाई, हमारे पास कोई भी रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, मान लीजिए 1.235 का बार, या फिर है 3.29 का बार, या हमारे पास है 9.135296 और 5296 का बार, या हमारे पास है 329.12345678 का बार। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इन सभी नंबर्स में लेंथ ऑफ पीरियड क्या कहलाएगा? तो लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब ये होता है कि बार के अंदर कितने नंबर्स हैं, कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं? 2। तो इसका अगर मैं लेंथ ऑफ पीरियड देखता हूँ तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ बार में कितने डिजिट्स हैं? 1। तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ बार में कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4। तो इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यहाँ पे अगर अपन देखें बार में कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो लेंथ ऑफ पीरियड होगा वो 8 हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पीरियड समझ में आया? लेंथ ऑफ पीरियड का मतलब होता है कि जो बार है उस बार के अंदर जो है कितने डिजिट्स होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, अगली हेडिंग हमारे पास है कन्वर्ट रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स इनटू रैशनल नंबर्स। कहने का मतलब इतना सा है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है बार वाला मतलब है 3.2 का बार, तो इसे आप डेसिमल फॉर्म में, फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है इसका। स्टार्टिंग में हम थोड़े से स्टेप ज़्यादा कर सकते हैं, उसके बाद जब हम सीख जाएंगे तो इन स्टेप्स को कम कर सकते हैं। आप समझिए एग्जाम्पल तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। भाई जैसे हमारे पास 3.2 का बार है तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू x है। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? बार को अलग कर देंगे। बार को अलग करेंगे तो 2 2 2 2 2 2 ये हमारे पास इनफाइनाइट टाइम्स हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू हमारे पास होगी वो क्या हो जाएगी? 3.222222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स। अब हमें इसमें क्या करना है? इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब हमें करना ये है कि हमें इसमें 10 से मल्टीप्लाइड करना है। सुनना ज़रा, क्या किया मैंने? ये ऐसे क्वेश्चंस में हमें 10 से मल्टीप्लाइड करना है। कब तक करना है? जब तक हमें दो ऐसे इक्वेशंस ना मिल जाएं, दो ऐसी इक्वेशंस ना मिल जाएं जिनके डेसिमल पार्ट सेम हो। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो x है उसका डेसिमल पार्ट क्या है? 0.22222222 इनफाइनाइट टाइम्स। अगर मैंने यहाँ 10 से मल्टीप्लाइड किया तो ये हमारे पास हो जाएगा 10x, और जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाइड करूँगा तो ये डेसिमल एक कदम और आगे खिसक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 32.22222222। अब ये बताइए कि इनफाइनाइट 2 थे, उसमें से एक 2 आगे आ गया तो कितने 2 बचे? अभी भी इनफाइनाइट ही बचे। तो इन दोनों में इक्वेशन नंबर 1 और 2 में कि डेसिमल पार्ट सेम है? बिल्कुल सेम है, क्योंकि फर्स्ट वाले में डेसिमल पार्ट था 0.22222 इनफाइनाइट टाइम्स, और सेकंड वाले में भी डेसिमल पार्ट है 0.22222 इनफाइनाइट टाइम्स। जब डेसिमल पार्ट दोनों में सेम है तो हमारा काम, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
एक बार और समझिए हमें क्या करना है। हमारे पास जो ये बार वाले क्वेश्चंस रहेंगे उसमें हमें 10 से मल्टीप्लाइड करते जाना है। पहले हमने 10 से मल्टीप्लाइड किया, हो सकता है फिर आगे भी हमें और 10 से मल्टीप्लाइड करना पड़े, तो 10 से 100 से 1000 से 10,000 से ऐसे मल्टीप्लाइड होते जाएंगे। हमें कब तक मल्टीप्लाइड करना है? जब तक हमें दो ऐसी इक्वेशंस ना मिल जाए जिनका डेसिमल पार्ट सेम है। हालांकि इस क्वेश्चन में हमें पहले ही और दूसरे की डेसिमल पार्ट सेम मिल गया। अब जैसे ही हमें डेसिमल पार्ट सेम मिल जाए तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। भाई 10x की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10x की वैल्यू है 32.2222 अप टू इनफाइनाइट टाइम्स, और x की जो वैल्यू है वो क्या है? 3.22222 इनफाइनाइट टाइम्स। ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x माइनस x क्या हो जाएगा? 9x। यहाँ डेसिमल के बाद 0 0 0 0 0 0 0 0 आ जाएगा, और 32 माइनस 3 क्या हो जाएगा? 29। तो यहाँ से अगर अपन देखेंगे तो 9x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 29। तो यहाँ से अपन देखेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी? 29/9। तो वैल्यू ऑफ x इज 29/9। तो इस तरीके से हमने जो है इसको सॉल्व किया। ये पेज नंबर 1 था और ये पेज नंबर 2 है ना। जरा समझिए, भावनाएं समझिए। अगर आपने ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन समझ लिया तो आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। कंसेप्ट केवल इतना सा है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बार अलग करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? बार अलग करना है। उसके बाद हमें इसमें ये इक्वेशन नंबर 1 हमने x मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब इसमें हमें 10 से मल्टीप्लाइड करना है। 10 से मल्टीप्लाइड करना है। अगर हमारे पास जब तक हम 10 से आगे मल्टीप्लाइड करते रहेंगे, जब तक हमारे पास दो ऐसी इक्वेशंस ना आ जाए जिनका डेसिमल पार्ट सेम हो। तो यहाँ हमने 10 से मल्टीप्लाइड किया तो इन दोनों का डेसिमल पार्ट सेम आ गया। जिन दो इक्वेशंस का डेसिमल पार्ट सेम होगा उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट किया तो 10x माइनस x आ गया 9x। पॉइंट के बाद यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स 2, यहाँ इनफाइनाइट टाइम्स 2, सब कुछ कैंसिल होकर 0 0 0 बचा गया। 32 माइनस 3 हो गया 29। तो 9x की वैल्यू 29 हो गई, तो x की वैल्यू 29/9 आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, क्वेश्चन वही मेथड नहीं, इसको करने की दूसरी मेथड। x की वैल्यू 2.32323232 है। हम क्या कर रहे थे? हम पहले 10 से मल्टीप्लाइड कर रहे थे, फिर 10 से मल्टीप्लाइड कर रहे थे, फिर 10 से मल्टीप्लाइड कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे। बेसिकली हम चाह क्या रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि डेसिमल पार्ट सेम आए। अब अगर डेसिमल पार्ट सेम आएगा तो कब आएगा? जब ये 3-2 आगे आ जाएगा। और 3-2 आगे कब आएगा? जब ये डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ से उठ के यहाँ पहुँचा मतलब 2 डिजिट क्रॉस किया, और 2 डिजिट क्रॉस किया मतलब हमें इससे में किससे मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा? 100 से। थोड़ा और समझो, यहाँ बार के अंदर सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है यहाँ पे कि डेसिमल को बार के पहले शिफ्ट कर लेना है। हमने डेसिमल को बार के पहले ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन था। अब हमें क्या करना है? बार के नीचे हमारे पास 2 डिजिट है ना, बार के नीचे 2 डिजिट है ना, तो हमें 100 से मल्टीप्लाइड करना है, 2 0। तो हमें 100 से सीधा मल्टीप्लाइड कर दो तो 100x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 232.323232, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सीधी दोनों इक्वेशन आ गई, हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये हमारे पास 100x इक्वल टू आ गया हमारे पास 232.323232, ये हो गया। और x की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 2.323232, ये आ गया। हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास 99x की वैल्यू आ गई 230। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 230/99। अब जरा इस क्वेश्चन से आप बेसिक कंसेप्ट सीखो कि ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व कैसे करेंगे इस मेथड नंबर 2 से। ये मेथड नंबर 2 जो है ये थोड़ी आसान है। आसान इसलिए क्योंकि इसमें बार बार मल्टीप्लाइड नहीं करना पड़ रहा है। चलो देखिए, एक और क्वेश्चन से मैं आपको इस मेथड नंबर 2 को और एग्जैक्टली क्लियर करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 53162525252 ऐसा है। मतलब अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास ऐसा है 31625 और 25 का बार। ये हमारे पास जो है x की वैल्यू है। बोला गया है ये जो नंबर है इसको आपको रैशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप स्टेप समझिए। स्टेप सबसे पहले नंबर का स्टेप ये है कि जो डेसिमल है, डेसिमल, उस डेसिमल को बार के पहले शिफ्ट कर दो। किसके पहले शिफ्ट कर दो? बार के पहले शिफ्ट कर दो, तो आपको इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब बार के पहले शिफ्ट करना है मतलब हमें यहाँ शिफ्ट करना है। अब ये डेसिमल यहाँ पे है और यहाँ से हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, और यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है मतलब ये 3 डिजिट क्रॉस करेगा, और 3 डिजिट क्रॉस करेगा मतलब 3 0 वाला 1 चाहिए, मतलब 1000 चाहिए। तो हमें 1000 से इससे मल्टीप्लाइड करना है। तो हमने सबसे पहले 1000 से मल्टीप्लाइड किया तो 1000x आया, 3 डिजिट ये क्रॉस कर गया तो ये हो गया 5316.25 का बार। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 1000x इक्वल टू 53
हाँ भाई चलिए एक छोटा सा और अपन कंसेप्ट सीख लेते हैं, अपने काम में आएगा भाई। 1.9 का बार, इसकी वैल्यू निकालिए, या फिर 0.9 का बार की वैल्यू निकालिए। अगर आप 2.9 के बार की वैल्यू निकालिए, आप 3.9 के बार की वैल्यू निकालिए, तो आप देखोगे 1.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 2 आएगी, 0.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 1 आएगी, 2.9 का बार की एग्जैक्ट वैल्यू 3 आएगी, 3.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 4 आएगी। तो यहाँ से हमारे ये चीज़ें याद समझ में आ गई कि अगर 1.9 का बार है, 1.99999 इनफाइनाइट टाइम, तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 2 नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू इसकी 2 है। आप करके देख लीजिए एक क्वेश्चन, अगर x की वैल्यू 1.9 का बार थी तो 10x की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई 1.99999। स्टेप 1 तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि बार हमारा पहले ही डेसिमल था। फिर डेसिमल के बार के नीचे केवल एक ही डेसिमल है, तो हमें बार के नीचे केवल एक ही डिजिट है, तो एक ही डिजिट जंप करवाना है। 10x की वैल्यू आएगी हमारे पास 19.99999। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 10x की वैल्यू हमारे पास है 19.9999 इनफाइनाइट टाइम्स, और x की वैल्यू है 1.9999 इनफाइनाइट टाइम्स। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9x की वैल्यू आ गई 18.0, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18.9, 18/9 तो 2। तो यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई कि 1.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 2 होगी। और ये चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है, समझनी है, दिमाग में सेट करनी है कि 1.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है। ध्यान रखिएगा अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू 2 नहीं है। 0.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 1 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 1 नहीं है। 2.9 के बार की एग्जैक्ट वैल्यू 3 है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3 नहीं है। तो यहाँ हाँ भाई अगली हेडिंग हमारे पास बहुत ही प्यारी हेडिंग है और पढ़े अपन इस हेडिंग को। इसमें बोला गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास हाउ टू आइडेंटिफाई अ डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वी कैन से हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन इज डेसिमल। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके वो टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो हम क्या करें, देखें ज़रा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है p/q। अब ये अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हमें कैसे इस फ्रैक्शन p/q को देख के हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको केवल q को देखना है। कंसेप्ट समझिए आप। कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, q को देखना है। किसको देखना है, q को। अब q को आपको करना है प्राइम फैक्टराइज। क्या करना है, q को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है अपन से q का। तो जब मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो हम ये कहें कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो केवल 2, और अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ, मैंने q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जब मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें 2 का पावर कुछ आए या फिर 5 का पावर कुछ आए, उसके अलावा कुछ ना आए। कहने का मतलब ये है कि या तो 2 का पावर समथिंग आ जाए, या 5 का पावर समथिंग आ जाए, या फिर दोनों का पावर समथिंग आ जाए। उसके अलावा अगर और कुछ नहीं आता है तो ये जो फ्रैक्शन हमारे पास होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझे अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q। हाँ भाई अगली हेडिंग हमारे पास बहुत ही प्यारी हेडिंग है और पढ़े अपन इस हेडिंग को। इसमें बोला गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास हाउ टू आइडेंटिफाई अ डेसिमल इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, और वी कैन से हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन इज डेसिमल। हाउ टू आइडेंटिफाई अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमारे पास कोई फ्रैक्शन है, हमें कैसे मालूम चलेगा कि जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके वो टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। तो हम क्या करें, देखें ज़रा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फ्रैक्शन है p/q। अब ये अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शन है तो हमें कैसे इस फ्रैक्शन p/q को देख के हम कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। आपको केवल q को देखना है। कंसेप्ट समझिए आप। कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना है, q को देखना है। किसको देखना है, q को। अब q को आपको करना है प्राइम फैक्टराइज। क्या करना है, q को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन बनता है अपन से q का। तो जब मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो हम ये कहें कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो केवल 2, और अगर मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ
मैंने q का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब जब मैं q का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो उसमें 2 का पावर कुछ आए या फिर 5 का पावर कुछ आए, उसके अलावा कुछ ना आए। कहने का मतलब ये है कि या तो 2 का पावर समथिंग आ जाए या 5 का पावर समथिंग आ जाए या फिर दोनों का पावर समथिंग आ जाए, उसके अलावा अगर और कुछ नहीं आता है तो ये जो फ्रैक्शन हमारे पास होगा वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। समझे अपन क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर हमारे पास व्हेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 और 5 ओनली, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q इक्वल टू 2 और 5 और बोथ ओनली। मतलब क्या किया हमने q का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। अब q के प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास या तो 2 का पावर कुछ आ जाए, केवल 2 का पावर, या फिर केवल 5 का पावर कुछ आ जाए, या फिर दोनों का पावर कुछ आ जाए, 2 का पावर a इंटू 5 का पावर b। अगर इस तरीके से q आता है तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो p बाई क्यू है वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अब भी आपके क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। आपको करना कुछ नहीं है, आपको ये जो q है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और q को प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको देखना है q किस फॉर्म में आ रहा है। q अगर 2 का पावर समथिंग आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, q अगर 5 का पावर समथिंग आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा, और 2 और 5 दोनों का पावर आ रहा है तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इनके अलावा कुछ और आ गया, ध्यान रखना, ओनली इनके अलावा अगर कुछ और साथ में आ गया, इनके अलावा कुछ और आ गया तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। तो अपन लिख लें कि भैया फ्रैक्शन इज p बाई क्यू। p बाई क्यू क्या है? इज अ फ्रैक्शन। q हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर, इफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ q आर 2 और 5 और बोथ ओनली, if prime factors of q are 2 or 5 or both only, then p by q is a terminating decimal। p by q is a टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो भैया p बाई क्यू टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होगा? जब मैं q को प्राइम फैक्टराइज करूंगा और उसमें 2, उसके प्राइम फैक्टर या तो 2 होंगे या 5 होंगे या दोनों होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं होंगे। मतलब जब मैं उसको प्राइम फैक्टराइज करूंगा तो या तो 2 का पावर समथिंग आएगा या 5 का पावर समथिंग आएगा या दोनों का पावर समथिंग आएगा, लेकिन इनके अलावा और कुछ नहीं आएगा। देखिए एग्जाम्पल करते हैं अपन, ये थोड़ी थ्योरी आप नोट कर लीजिए। या फ्रैक्शन p बाई क्यू, there is a fraction p by q if prime factors of q are 2 or 5 or both only, then p by q is a terminating decimal। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ आप समझिए कि ओनली का इसमें बहुत मतलब है। ओनली का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइज करने पे या तो 2 आएगा या 5 आएगा या दोनों आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। या तो 2 का पावर समथिंग आएगा या 5 का पावर समथिंग आएगा, 2 का पावर समथिंग इंटू 5 का पावर समथिंग आएगा, और कुछ नहीं आएगा। तो ये क्या होगा? तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। चलिए अपन एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब आपसे बोला गया विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आपको डिवीजन नहीं करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन बताओ भैया कि ये 1/2 टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो 1/2 में अगर मैं देखूं कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में है तो इसमें q की वैल्यू तो 2 है, 2 का पावर 1 है, ओनली पावर ऑफ 2, तो यस दिस इज अ टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 7/80। बताएं 7/80 अगर हमारे पास है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने 80 को प्राइम फैक्टराइजेशन किया। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन? पहले 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या जाएगा 40, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो जो हमारे पास ये p बाई क्यू के फॉर्म का था तो q की वैल्यू थी 80, तो 82 का पावर कितना आ गया भैया? 1 2 3 4, 2 का पावर 4, और 5 का पावर कितना आ गया? 1, एंड 5 का पावर 1। तो इसको अगर मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो 2 का पावर समथिंग और 5 का पावर समथिंग है केवल, और केवल 2 और 5 है ना, आइदर 2 और 5 और बोथ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यस दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है भाई, और देखिए एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल आप लोग करके देखिए इसके।
जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा भैया 5/32 के बारे में आपका क्या कहना है, 5/32। दूसरा आपको करना है 11/24। तीसरा आपको करना है 27/49। इन तीनों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले मैं देखूं फर्स्ट वाला अगर अपन देखें तो ये लिखा है 5/32। अगर मैं इसे कंपेयर करता हूँ P/Q से, तो Q की वैल्यू हमारे पास क्या है 32। Q की वैल्यू 32, अपन क्या करेंगे अब Q को करेंगे फैक्टराइज, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो पहले 2 से जाएगा तो क्या आएगा 16, फिर 2 से जाएगा 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, फिर 2 से जाएगा 1। तो जो Q हमारे पास था, जो 32 हमारे पास था, ये 2 का पावर कितना आ गया 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। तो अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसका प्राइम फैक्टर आइदर 2 और 5 और बोथ, तो 2 का पावर समथिंग है, 2 का पावर समथिंग है, मतलब और कुछ तो साथ में नहीं है ना, या तो 2 का पावर समथिंग होना चाहिए या 5 का पावर समथिंग होना चाहिए या दोनों होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो केवल 2 का पावर समथिंग है, तो यस दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल, दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये पहला वाला हो गया भाई, नोट कर लीजिए इसको। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा हमारे पास है 11/24। 11/24 ट्राई करें आप। अगर मैं इसको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूँ तो P/Q के फॉर्म में लिखता हूँ तो कंपेयर करता हूँ P/Q से, तो Q की वैल्यू आ गई 24। 24 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 से आ जाएगा 12, फिर 2 से आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, फिर 3 से आ जाएगा 1। अगर ऐसा आ गया तो उस कंडीशन में हमारे पास जो Q था, Q की वैल्यू थी 24 और ये कितना आ गया 2 का पावर 1 2 3, 2 का पावर हो गया 3 और 3 का पावर कितना हो गया 1। तो हम इसमें देखें, इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया तो 2 और 3, भाई या तो 2 का पावर समथिंग आ जाए या तो 5 का पावर समथिंग आ जाए, या तो 2 का पावर और 5 का पावर दोनों आ जाए, लेकिन उसके अलावा कुछ ना आए। तो इसमें 2 का पावर तो है ही, लेकिन 3 का पावर भी आ गया, और 3 का पावर आ गया मतलब नहीं भैया, ये कंडीशंस फॉल हो गई, और ये कंडीशन फॉल हो गई तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। नो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला करें क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो देख के ही हो रहा है भाई, इसमें अगर अपन P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 3 में, तो Q की वैल्यू 49 है, मतलब 7 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर है मतलब 2 का पावर समथिंग नहीं है, 5 का पावर समथिंग नहीं है, और दोनों भी नहीं है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन अगले लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। नोट कर लीजिए भाई यहाँ तक। अच्छा, यहाँ तक नोट करने के बाद आप NCERT की एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर सकते हैं। NCERT की एक्सरसाइज 1.3 आपको सॉल्व करना है, और इसका जो डिस्कशन है वो हम ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस में लेंगे। तो लाइव क्लासेस के लिए आप जूम पे हमसे संपर्क करेंगे, जूम पे मैं लाइव क्लासेस लेता हूँ। तो जिन लोगों के पास मेरी जूम की ID नहीं है तो वो मेरा फ़ोन नंबर लिख लीजिए 8962267261, इसमें मुझे व्हाट्सअप कीजिए, तो मैं आपको जूम ID सेंड करूँगा। तो इसका जो 1.3 का डाउट सॉल्विंग है वो जूम ID पे मैं पर्सनली लेता हूँ, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं।